वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह के 4 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं करेंट अफेयर का सिनारियो, जो कि आपकी आगामी परीक्षा 66 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सिनारियो में कैसे प्रश्न दिए गए हैं। और आपको मैं पहले बता देना चाहता हूं कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यहां से आप तक जा सके। 66 बीपीएससी की तैयारी कराई जा रही है यहाँ पे, और इस चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सुबह के 4 बजे, जो कि करंट अफेयर का सिनारियो आपको कंप्लीटली करवाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर में सिर्फ ये डेली बेसिस ही करंट अफेयर नहीं दिए जाएंगे, इसके अलावे जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, स्टैटिक जीके है, या फिर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2019 और 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर अप कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये टेस्ट। देखते हैं आप में से कितने छात्र हैं जो कि इसका उत्तर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द पीपीई बॉडी कवरल आफ्टर चाइना। तो यहाँ पे चाइना के बाद दूसरा देश कौन सा बना है जो कि पीपीई किट बनाने में सबसे आगे है, उसके निर्माता में? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं इंडिया यानी कि भारत, तो आप उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पीपीई किट बनाने में चाइना के बाद भारत ने अपना वर्चस्व बनाया है यहाँ पे, और आत्मनिर्भर बना है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आप लोग साइड में लिख के एक स्टार मार्क भी लगा के रख सकते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है भारत। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय ने यहाँ पे बताया है कि पीपीई कवर की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को ही सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि भारत के 2 महीने के बहुत कम समय, 2 महीने से भी बहुत कम समय लगा, और दुनिया भर में 0 से दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है भारत। जी हाँ, पीपीई किट बनाने में भारत जो है दूसरे स्थान पे जा चुका है। दोस्तों यहाँ पे अगर चाइना से हमारे से ऊपर है, तो चाइना के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों जी जिनपिंग, और यहाँ पे कैपिटल होती है बीजिंग यहाँ की। पॉपुलेशन है दोस्तों यहाँ पे करीब 1.39 करोड़, और करेंसी है यहाँ की रेनमिंबी। नोट्स कर सकते हैं, ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, तमिलनाडु बेस्ड प्लेयर आर संगुमगम हैज द पास अवे एट द एज ऑफ 77। ही वाज रिलेटेड विद द विच स्पोर्ट? जी हाँ, सनमुगम है ना, सनमुगम एक खिलाड़ी है, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे ये, और ये 77 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गई है। और ये किस खेल से संबंधित हैं, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, फुटबॉल से संबंधित है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आर संगमम है, जो ये कोच भी रह चुके हैं फुटबॉल के, और संतोष ट्रॉफी में इनकी यहाँ पे एज ए कोच यहाँ पे साबित भी हुए हैं तमिलनाडु के लिए, और एज ए प्लेयर भी रह चुके हैं ये। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हैं वो जो कि खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हुआ है 77 वर्ष की आयु में। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि तमिलनाडु के ये पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और कोच भी रह चुके हैं। जी हाँ, और ये 77 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया है। और 1943 में वर्मा में पैदा हुए, म्यांमार में ही पैदा हुए थे, और 66 से लेकर 67 में बर्मी जूनियर और द वरिष्ठ राष्ट्रीय टीमों की प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। बर्मी यानी कि वर्मा, ठीक है। और इन्होंने संतोष ट्रॉफी में आईसीएफ, तमिलनाडु और भारतीय रेलवे की कोचिंग भी दी है, और तमिलनाडु और रेलवे की चयनकर्ताओं के में काम भी किया है। देख सकते हैं संतोष ट्रॉफी है, लेकिन यहाँ से जुड़े कुछ तथ्य हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जी हाँ, संतोष ट्रॉफी अगर पूछे कि सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम ने जीता है, तो वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, 32 बार टाइटल ले चुका है संतोष ट्रॉफी का, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि संतोष ट्रॉफी का यहाँ नाम आया तो उसके बारे में आपको बताना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, करेंट चैंपियन अभी कौन है? तो सर्विस फुटबॉल टीम है, जो कि 6ठा टाइटल इनको मिला है, और 1941 में ये फाउंड किया गया था दोस्तों संतोष ट्रॉफी। नंबर ऑफ टीम अभी तक यहाँ पे टोटल 31 है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से किसने विश्व में दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए अभ्यास प्रबंधक के रूप में शपथ ली है? तो उनका नाम बताइए जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, और ये बहुत फेमस है।
जी हाँ, ये मैनेजर बनाए गए हैं क्लाइमेट चेंज एंड द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर द साउथ एशिया एट वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल दोस्तों, नोट कर सकते हैं, इट्स ए आभास झा, नोट कर सकते हैं, ये भारतीय मूल के हैं, ये भारतीय हैं एक्चुअली ये, और इनको बनाया गया है दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए नया अभ्यास प्रबंधक। दोस्तों अभी आपको बता दें कि जो अफान जो तूफान आया था वो हमारे क्षेत्र पश्चिम बंगाल और साथ में उड़ीसा और साथ में आंध्र प्रदेश को भी कुछ क्षति पहुंची है। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए ये जो दोस्तों ये निरीक्षक थे, यहाँ पे देख रेख में थे जलवायु परिवर्तन को लेकर और आपदा जोखिम प्रबंधन को लेकर। तो अब इनको साउथ एशिया के लिए, जी हाँ, क्या नियुक्त किया गया है, तो एज अ यहाँ पे दक्षिण एशिया के लिए जलवायु प्रबंधन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए अभ्यास प्रबंधक के रूप में, ठीक है, नोट कर सकते हैं अभ्यास प्रबंधक, यानी कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट के लिए इनको मैनेजर नियुक्त किया गया है प्रैक्टिस मैनेजर के पोस्ट पे, आभास झा को। देख सकते हैं इनके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। जी हाँ, आभास झा जो है दोस्तों विश्व बैंक की दक्षिण एशिया के लिए अब ये प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में कार्य करेंगे। आभास झा की नियुक्ति जो है ऐसे समय पर हुई है जब चक्रवात अफान ने भारत में बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल उड़ीसा को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से इनका नाम आना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जब वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक ने नियुक्ति दी है साउथ एशिया के लिए इनको, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के बारे में भी थोड़ा जान लीजिएगा। हेडक्वार्टर होता है वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में, और प्रेसिडेंट है अभी डेविड मालपास, और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ठीक है। 179 कंट्री है इसके अंदर में मेंबरशिप में, और IBRD के तहत देखा जाए तो वहाँ पे 173 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं वर्ल्ड बैंक के लिए, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा यहाँ पे। फोर्ब्स हैज रिलीज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स लिस्ट 2020 हैज टॉप्ड एट द लिस्ट। चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। फोर्ब्स ने देखिए, क्योंकि फोर्ब्स से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं जो सूची तैयार करते हैं, क्योंकि फोर्ब्स क्या है, तो फोर्ब्स दोस्तों एक अमेरिका की मीडिया एजेंसी है, ठीक है। ये क्या करती है, तो ये लिस्ट तैयार करती है, उनकी सूचियां तैयार करती है, इंडेक्स तैयार करती हैं हर अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जिसमें जो टॉप पे हैं या लिस्ट पे हैं, ठीक है, उनके बारे में सारी चीज़ें बताती है। तो क्या है, ये एक मीडिया एजेंसी है दोस्तों अमेरिका की, जिसने कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट सूची बनाई है 2020 की। इस सूची में उनका कौन सा नाम है, चलिए कौन सबसे ऊपर है उनका नाम बताइए, सबसे टॉप पे कौन है। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों डी, नोओमी ओसाका, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, जापान की ये खिलाड़ी हैं, महिला एथलीट्स हैं ये, ठीक है। 2020 के इस श्रेणी में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में फोर्ब्स इनको ऊपर रखा है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों इनके बारे में भी। जापानी टेनिस प्लेयर हैं ये नोओमी ओसाका, और दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट्स बन चुकी हैं। उसने शीर्ष स्थान अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को नीचे कर दिया है, यानी कि नोओमी ओसाका जो है ये सेरेना विलियम्स से एक पावदान ऊपर है। जो यहाँ पे इनका कमाई टोटल है दोस्तों 37.4 मिलियन डॉलर का है, जबकि सेरेना विलियम्स का है 36 मिलियन डॉलर का, इसलिए एक पावदान ये ऊपर होती है यहाँ पे सेरेना विलियम्स से। जी हाँ, कौन, तो नोओमी ओसाका, ठीक है। तो ये फोर्ब्स की नई सूची है महिला एथलीट्स की सूची में 2020 का, इनका नाम टॉप पे है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ फोर्ब्स के बारे में अपडेट है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फोर्ब्स के बारे में डिटेल कहीं नहीं पूछा गया आज तक एग्जाम में, फिर भी मैंने इनके बारे में सारा डिटेल यहाँ पे लिख दिया। आप लोग एक बार एक झलक देख सकते हैं कि इसका जो पहला इशू था वो कब हुआ था और ये कहाँ की बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। इनको तस्वीरों में आप लोग शायद पहचानते होंगे, ये है मोहित बघेल। जी हाँ, मोहित बघेल का अभी कल निधन हो गया है। जी हाँ, इनका निधन हो गया है, यह एक प्रसिद्ध एक्टर हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा। जी हाँ, क्या है, ये प्रसिद्ध एक्टर हैं जो कि सलमान खान की फिल्म रेडी में भी नजर आए होंगे आपको, ठीक है। उसके अलावा इनके बारे में अगर जाने तो जबरिया जोड़ी एक सर्कस कॉमेडी आया करता था, ठीक है, उसमें भी ये काम कर चुके हैं, और रेडी फिल्म में इन्होंने अमर चौधरी का रोल भी निभाया हुआ है। 26 से 27 वर्षीय ये थे जो कि कैंसर से पीड़ित हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। यह एक एक्टर होते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, जी हाँ, इस सिनारियो में, क्योंकि अभी जो हमारा देश, पूरा विश्व जो सिनारियो से लड़ रहा है वो है कोविड-19, और यहाँ पे बात होगी दवाओं की। तो सरकार ने भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के विशेष कर्तव्य का अधिकार की अध्यक्षता करता है। तो हमारे जो हैं वो कौन है? जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। देखिएगा यहाँ पे 3 चीजें मैं बताऊंगा और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पूछा गया है स्पेशल ड्यूटी या स्पेशल ड्यूटी टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, तो ये हैं राजेश भूषण जी, नोट कर सकते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 2 चीजें आपको मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ये अलग मंत्रालय है, ठीक है, हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और जो राज्य मंत्री हैं इसी सेक्टर में, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो राज्य मंत्री, ये तो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे माननीय हर्षवर्धन जी, लेकिन अश्विनी कुमार चौबे जो हैं ये हैं दोस्तों राज्य मंत्री के रूप में, ठीक है, इसी विभाग में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में। अब ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर बता दूं कि जो केंद्र सरकार ने भारत की दवा नियामक प्रणाली को सुधार करने की सिफारिश की है, उसमें एक विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, उसका गठन हुआ था समिति का, ताकि यहाँ पे अनुमोदन प्रक्रियाओं को तेजी से ट्रैक पे लाया जा सके। जितने भी प्रक्रियाएं यहाँ पे कोविड-19 को लेकर या फिर किसी भी बीमारी को लेकर आती है तो उसको एकदम तुरंत से उसके बारे में सोचना चाहिए, यहाँ पे उसके बारे में काम करने में आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है सरकार के इस गठन समिति के द्वारा। समिति का नेतृत्व कर रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ओएसडी राजेश भूषण, ठीक है, जिसका आंसर आपका डी होगा, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, ये अलग है, और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और ये राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं एसएल कूपर का निधन हो गया है। देखिए इनका भी निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है? जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, एसएल कूपर जो है दोस्तों संबंधित हैं ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिया जाए, ठीक है, आप इनको तस्वीरों में देख सकते हैं। और इनको ग्रैंड स्लैम का ताज भी हासिल है 11 पुरुषों के इस श्रेणी में, ठीक है, 11 पुरुषों में इन्होंने अपना स्थान 1 नंबर पे भी लेकर आए थे। ऑस्ट्रेलियाई चैंपियनशिप के विंबलडन और अमेरिकी नागरिकों को भी यहाँ पे इन्होंने 1958 में एक विजेता बने थे। कूपर ने फाइनल में हमवतन को हराकर, यानी कि अमेरिकन खिलाड़ियों को हराकर ही अपने 4 ग्रैंड स्लैम का अपने ऊपर ताज भी हासिल किया था। ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होता है दोस्तों, टेनिस के गेम में होता है, संबंधित है, वे सभी अधिक रैंकिंग अंक पुरस्कार विजेता होते हैं, जो कि यहाँ पे इस श्रेणी में सबसे टॉप पे होते हैं। ये सिंगल भी होता है और डबल भी खेले जाते हैं ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो और जो भी पुरुषों के सेट में सबसे अधिक अंक लाते हैं उनको ताज दिया जाता है। तो ये जो है एसएल कूपर जो है ये 1958 में अपने ये ताज को अपने नाम किया था, ठीक है, ये इनके बारे में था, लेकिन इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तत्पर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए तत्पर योजना दोस्तों, इस अभियान है, ये एक तरह का कैसा अभियान है, ठीक है, तो ये अभियान है दोस्तों कि उन जो प्रवासी मजदूरों जो हैं, जो कि अपने घर को लौट रहे हैं, ठीक है, और उनको अपने घर तक पहुंचाने में ये एक योजना शुरू की गई है, तत्पर योजना। ये झारखंड राज्य की तरफ से शुरुआत की गई है। जी हाँ, एक ऐसी योजना है जिसके केंद्र सरकार ने, ये राज्य सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप की है, और ये पैसे भी सारे राज्य सरकार के लगेंगे। तो ये तत्पर योजना के चलते 140 ऐसे शरणार्थियों को उनके घर पहुंचाया गया। जी हाँ, और अभी भी ये योजना के तहत बहुत सारे जो अभी तक के जो गरीब मजदूर हैं उनको घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो ये झारखंड से रिलेटेड है। चलिए, झारखंड से अगर बात आती है यहाँ पे दोस्तों, तो झारखंड की राजधानी रांची होती है, आप नोट कर सकते हैं। हेमंत सोरेन जो है यहाँ के अभी तत्काल के चीफ मिनिस्टर हैं, ये आप जान सकते हैं। और मुर्मू यहाँ की क्या होती हैं?
तो राज्यपाल होती हैं। ठीक है, ये 3 नाम नोट कर लीजिएगा, यहाँ से काम के चीज़ें हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा इकोनॉमिक क्वेश्चन पे भी चलते हैं। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है दोस्तों? बिल्कुल आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स अ डी 3.35% हो गया है अब रेपो रेट। जी हाँ, और ये रेपो रेट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जरूर जानिएगा, लेकिन आरबीआई से क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मुंबई होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ के जो गवर्नर हैं आरबीआई के वो शक्तिकांत दास हैं। जी हाँ, शक्तिकांत दास हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपको इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है उसके बारे में मैंने एक रिपोर्ट लिखी हुई है, इस रिपोर्ट को ज़रा पढ़ लीजिएगा आप भी। ठीक है, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75 से घटाकर 3.35 कर दिया है। ठीक है, और बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास, देखिए कोई सा भी बैंक हो है ना, जो भी, या नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, तो बैंक जिस रेट पर आरबीआई के पास अपने पैसे रखकर उससे ब्याज लेता है तो उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी बैंक हो, सपोज मान लीजिए पीएनबी है ना, पीएनबी अपने सारे रकम जो है, जितना संपत्ति है वो आरबीआई के पास अगर रखता है तो उस पैसे पर, या जितने पैसे उसने रखे हैं उस पर कुछ उसने ब्याज भी लेता है। ठीक है, वो परसेंटेज लेता है वहां से। तो ये दोस्तों घटाया गया है कितना, तो 3.35 कर दिया गया है। रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करने का ब्याज मिलेगा, यही होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और बाजारों में नकदी की तरलता जो होती है, यानी कि नकद अगर ज़्यादा होते हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को कम किया जाता है। ठीक है, नकदी बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, यानी कि जो नकद होती है, जब करेंसी जब मार्केट में ज़्यादा दिखने लगती है तो आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट बढ़ा भी देता है। तो अगर आप लोग देखते होंगे कि जब भी नकदी जो है चीज़ें बाजार में बढ़ती हैं, यानी कि पैसा जब मार्केट में बढ़ता है तो नकली नोट का भी प्रचलन बहुत चलने लगता है देश में। ठीक है, नकली नोट अभी देखे होंगे कि अभी कहीं नहीं बन रहा होगा, छपना ही बंद हो गया, क्योंकि चीज़ें जो है यहाँ पे कम हो रही है, पैसा कम है मार्केट में, तो लोगों के पास जो पैसा है वो सही पैसा है, इस चीज़ का एक यहाँ पे फायदा भी है। तो खैर ये कम होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम किया गया है, 3.75 से लेकर 3.35 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये एक अपडेट था दोस्तों, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इसको। इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये बहुत थोड़ा सा सरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 21 मई, देखिए 21 मई सन 1991। जी हाँ, ये तारीख है। जी हाँ दोस्तों, ये तारीख है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु का। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। इनकी हत्या की गई थी, जी हाँ, साउथ के एक शहर में, पेरम्बदूर नाम का शहर था, जहाँ पे इनकी हत्या की गई बम ब्लास्ट करके। जी हाँ, और वो आतंकवादियों का एक संगठन था जिसने कि इनकी हत्या की थी, जिसके चलते यहाँ पे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस उस दिन से ये मनाया जाने लगा, 21 मई के रूप में। ठीक है, 21 मई जो है राष्ट्रीय आतंकवाद का विरोध तो करती ही है, लेकिन यहाँ पे हमें मानवता और एक साथ मिलजुल कर चलने का एक निर्देश भी हमें देने का पालन करती है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है 21 मई, ये डेट याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक और, कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा बी, 8000 करोड़ का। ठीक है, 8000 करोड़ रुपए का ये भारतीय वायुसेना ने ये अधिग्रहण करके परियोजना रोकने का निर्णय ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस पूरे सिनारियो में हमारे पास ये सारे प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते थे, जो कि मैंने आप तक शेयर किया है आज के सिनारियो में। मिलते रहेंगे रोज सुबह 4 बजे, और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जाके, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं।
तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।